Yo, what's up everyone? Good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, हम लोग मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस कर रहे हैं. स्टार्ट करते हैं आज का मुद्दा. और कल वाले सेशन के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स दिए. बड़ा मजा आया उसमें. थैंक यू सो मच एवरीवन. तो ये आपकी इंडिया की मोस्ट लव्ड सीए टीम, एकाग्रता की बाहुबली टीम है. ये आप लोगों के सामने ही एकाग्रता के कुछ फीचर्स हैं. आप लोगों को एकाग्रता क्यों चूज करना चाहिए उसके ये कुछ फीचर्स हैं. हम लोगों के पास दो फीचर्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं. एक है महापैक और दूसरा है महापैक प्रो. अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा महापैक और महापैक प्रो में. ये आप लोग यहां पर देख सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर कर चुके हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें यहां पर हो चुकी हैं. और जहां तक मुझे याद है आज हम लोगों को डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करना है. आज हमें ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए थे और आज हम लोगों को डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करना है. मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, डेप्रिसिएशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है किसी एसेट की वैल्यू की गिरावट. ठीक है, मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूं. अगर मैं आज एक लैपटॉप खरीदता हूं लेट्स से 50,000 रुपीज का, तो क्या 4 साल बाद मैं इस लैपटॉप को मार्केट में 50,000 रुपीज का बेच पाऊंगा? मैं बोलूंगा कि अरे मैंने 4 साल पहले इसको 50,000 रुपीज में खरीदा था, तो अभी भी मैं अगर इसको बेचूंगा मार्केट में तो ये 50,000 रुपीज से कम का नहीं बेचूंगा. क्या कोई भी मेरे लैपटॉप को 50,000 रुपीज से कम में खरीदेगा? सॉरी 50,000 रुपीज का खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि लैपटॉप की वैल्यू जो है वो समय के साथ साथ गिर रही है. अब इसके कई सारे रीजंस होते हैं. वेयर एंड टेयर होता है, लैपटॉप के स्क्रीन में स्क्रैचेस पड़े हो सकते हैं, हो सकता है लैपटॉप की कोई चीज खराब हो गई हो, कोई यूएसबी पोर्ट काम ना कर रहा हो, वगैरह वगैरह. इसमें इफ्लक्स ऑफ टाइम भी होता है कि टाइम के साथ साथ आपने कोई सारी चीजें एकदम सही चल रही हैं लेकिन टाइम के साथ साथ थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो चुका है. ऑब्सोलेसेंस भी एक रीजन होता है कि भाई अब ये वाला लैपटॉप 50,000 में तो इससे बहुत बेहतर लैपटॉप्स अभी मार्केट में मिल रहे हैं, तो अब ये 4 साल में नया लैपटॉप 4 साल में और बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बेहतर लैपटॉप्स आ चुके हैं, तो उनको खरीदेंगे. राइट. तो क्या होता है कि वैल्यू जो होती है ना, किसी भी एसेट की जो वैल्यू होती है वो समय के साथ साथ गिरती रहती है और इसी गिरावट को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं. ठीक है, इसी गिरावट को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं. अब इसको निकालने के मोस्टली दो तरीके होते हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहना. अब वैसे तो ये दोनों चीजों के बारे में डिटेल में आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे. ठीक है, इन दोनों ही मेथड्स के बारे में आप लोग डिटेल में अकाउंट्स में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट्स नहीं पढ़ा है या 11th 12th में आप लोगों के पास कॉमर्स नहीं थी तो 11th 12th में भी आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा. इसलिए मैं यहां पर एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूं कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है और डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, इट्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. राइट, इट्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. ये तो हो गया डेप्रिसिएशन. नाउ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसके दो मेथड्स होते हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, मैं पहले आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड बता रहा हूं. ऑल्दो स्ट्रेट लाइन मेथड का यहां पर सीए फाउंडेशन मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है. बाकी आप लोग इसको डिटेल में अकाउंट्स में पढ़ोगे. ठीक है, तो अभी स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोगों को क्या करना होता है, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज आपने आज एक लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपीज का. आज आप लोगों ने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपीज का. आपको लग रहा है कि 5 साल तक मैं इसको यूज करूंगा. आपको क्या लग रहा है? 5 साल तक मैं इसको यूज करूंगा और उसके बाद मैं इसको कबाड़ में बेच के एक नया लैपटॉप खरीद दूंगा. और आपके मन में है कि कबाड़ी वाला आपको 5,000 रुपए तो दे ही देगा. ठीक है, आपके मन में है कि कबाड़ी वाला आपको 5,000 रुपए तो दे ही देगा. ये सारा काम एस्टिमेट बेसिस पे हो रहा है. ठीक है, नोबडी नोज कि उस लैपटॉप की एग्जैक्ट यूजफुल लाइफ कितनी है, बट हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ 5 साल तक तो हम इसको चला ही लेंगे. नोबडी नोज फॉर श्योर कि 5 साल बाद जब मैं इसको कबाड़ी वाले को बेचूंगा तो कबाड़ी वाला मुझे कितने पैसे देगा. अच्छा, व्हेन आई से कबाड़ी वाला, इट डजंट नेसेसरली मीन कि मैं कबाड़ी वाले को ही दूंगा. वो एक्सचेंज ऑफर भी होता है ना कि पुराना लैपटॉप दो और नए वाले लैपटॉप में से थोड़ा सा आपको ऑफ मिल जाएगा. तो वो भी तो एक तरह से वही हुआ ना कि पुराने लैपटॉप के बदले में आपको कुछ वैल्यू मिल गई. अगर मैं अपना कोई पुराना लैपटॉप लेके जा रहा हूं और मुझे नया लैपटॉप मिल रहा है और नए लैपटॉप पर मुझे 5,000 रुपीज ऑफ मिल जा रहा है, तो एक तरह से यही हुआ ना कि पुराने लैपटॉप के बदले मुझे 5,000 रुपीज मिल गया. ठीक है, एक तरह से. राइट, तो अभी ये सारा का सारा काम ना एस्टिमेट बेसिस पर होता है. ठीक है, तो करना क्या होगा, 50,000 रुपीज की आपकी कॉस्ट है. आपने एस्टिमेट किया कि इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल की और आपने इसकी स्क्रैप वैल्यू, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, जब यूजफुल लाइफ के एंड में जो भी वैल्यू बचती है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू. तो स्क्रैप वैल्यू कितनी आ गई? स्क्रैप वैल्यू आ गई 5,000 रुपीज. अब इसका मतलब हर साल ऑन एन एवरेज कितना पैसा गिर रहा है? देखो 50,000 रुपए तो आपकी कॉस्ट है,
साल के एंड में आपको, मतलब 5 साल के एंड में आपको 5,000 रुपए और मिल जाएगा। मतलब कितना गिरावट होगी 5 सालों में, कितनी गिरावट होगी? 45,000 रुपीज की गिरावट होगी। आई होप दिस इज कॉमन सेंसिकल एंड ये आपको समझ में आ रहा है। 50,000 रुपीज का अगर मैंने एसेट खरीदा और 5 साल के बाद इसकी वैल्यू 5,000 रुपीज रह जाएगी, मतलब इन 5 सालों में 45,000 रुपीज से वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो ऑन एन एवरेज हर साल कितने रुपए से वैल्यू रिड्यूस होगी? 45,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 9,000। तो ऑन एन एवरेज हर साल 9,000 रुपीज से वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? ऑन एन एवरेज हर साल वैल्यू 9,000 रुपीज से रिड्यूस होती रहेगी। एक्चुअल में डिफरेंट भी हो सकता है किसी साल वैल्यू 10,000 से गिर जाए, हो सकता है वैल्यू किसी साल 5,000 से गिरे, हो सकता है किसी साल वैल्यू 12,000 से गिर जाए, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, मार्केट में कितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां पर अभी ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो सिर्फ एक एस्टिमेट बेसिस पर होता है, क्योंकि हर साल में एग्जैक्ट कितनी गिरावट है वो तो कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप उसको हर साल अपने एसेट को जाओ मार्केट में लेके जाओ, तब आपको पता चलेगा अच्छा मार्केट वाला इतना देने के लिए तैयार है, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ एग्जैक्ट फॉल इन द वैल्यू इतना हुआ है। ठीक है, तो वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है और वो इम्पॉसिबल भी हो जाता है, तो इसलिए उसको नहीं करते। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन में हम लोग हमेशा एस्टिमेट बेसिस पर करते हैं और एस्टिमेट बेसिस पर हम एसेट की वैल्यू की गिरावट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब इसमें यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चंस में एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है, जैसे लेट्स से द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज लेट्स से 5%। ठीक है, अज्यूम चलो 7% मान लो। ठीक है, या 7% भी नहीं, लेट्स से 20% मान लो या 18% मान लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 18%, डेप्रिसिएशन का रेट मान लेते हैं 18%। तो अब पहले साल के एंड में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 18% ऑफ 5,000। तो 18% ऑफ 5,000 कितना आता है? 18% ऑफ 5,000 50,000 का 18%, ये आ जाएगा 9,000, आ गया 9,000। ठीक है, अब दूसरे साल भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 18% ऑफ 50,000। दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा 18% ऑफ 50,000। इसको मैं थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से लिख के आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाता हूं। देखो, मैंने कहा कि जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 50,000, कॉस्ट है 50,000, राइट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल की है, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 5,000 रुपीज की है। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना निकला? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकला 18%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना निकला? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकला 18%। तो अगर मैं ईयर 1 के बारे में बात करूं तो इनिशियली ये 50,000 रुपीज का था, इनिशियली ये 50,000 रुपीज का था जब मैंने इसको खरीदा था। अब इसमें से डेप्रिसिएशन कितना लगा? 18% ऑफ 50,000 यानी 9,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा। तो पहले साल के एंड में वैल्यू कितनी बच गई? इसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। पहले साल के एंड में वैल्यू कितनी बच गई इसकी? 50,000 माइनस 9, ये आ गई 41,000, ये आ गई 41,000। यस, फिर दूसरे साल के शुरुआत में वैल्यू कितनी? 41,000, यही एज इट इज। अब फिर से 18% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये 18% का डेप्रिसिएशन 50,000 पर लगेगा, तो ये 9,000 रुपीज ये आ गया यहां पर। अब 41,000 में से 9,000 माइनस करूं मैं, 41,000 में से 9,000 माइनस करूं तो कितना आता है? 32,000 आता है। तो यहां पर सेकेंड ईयर के एंड में बुक वैल्यू कितनी आई? 32,000 आई। थर्ड ईयर में यहां पर 32,000 था, ओपनिंग वैल्यू 32,000, डेप्रिसिएशन अगेन 18% ऑफ 50,000, तो ये क्या हो गया? 9,000। और 32,000 माइनस 9,000 कितना आता है? ये आ जाएगा 23,000, 23,000 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 23,000 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगातार सिर्फ हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पर लग रहा है और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब एक और तरीका होता है, वो होता है WDV मेथड। वो होता है WDV मेथड। WDV का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू। WDV का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू। अब इसमें किस तरह से होता है देखो, कॉस्ट या इसको मैं बोलूं ओपनिंग वैल्यू
ओपनिंग, डेप्रिसिएशन और WDV। ध्यान से सुनना, पहले साल में हम लोगों ने शुरुआत में 50,000 रुपए का एसेट खरीदा था, 18% का डेप्रिसिएशन लगा 50,000 रुपीज पर, 18% का डेप्रिसिएशन लगा तो 9,000 आया। और अब WDV कितनी आई, यानी रिटन डाउन वैल्यू कितनी आई, 41,000 आई। बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, रिटन डाउन वैल्यू भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये आई 41,000। ठीक है, ये हुआ पहले साल में। दूसरे साल में ओपनिंग वैल्यू तो यही आई 41,000, दूसरे साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग वैल्यू तो यही आई 41,000। अब देखो, हम जब स्ट्रेट लाइन मेथड में कर रहे थे तो दूसरे साल में भी डेप्रिसिएशन हमने 18% लगाया, किस वैल्यू पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर। 50,000 का 18% हमने देखा, ठीक है, 50,000 रुपीज का 18% हम लोगों ने देखा। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे 41,000 रुपीज पर, वो हम लोग लगाएंगे 41,000 रुपीज पर। तो ये आएगा 41,000 का 18%, एंड दिस कम्स टू 7380। ये कितना आया, 7380। तो ये हो गया 41,000 माइनस 7380, ये आया 33,620, 33,620। ठीक है, तीसरे साल में वी विल स्टार्ट विथ 36,320, और ये जो 18% का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, ये 18% का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लगेगा, ये इस वाली वैल्यू पर लगेगा, 33,620 पर लगेगा। तो अब 33,620 का 18% हमें कैलकुलेट करना होगा, एंड दिस विल बी 6051.6, यानी 6052। ठीक है, 6052। तो दिस इज 36,320 माइनस 6052, और ये आया आपका 3268, 3268। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द WDV मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही 18% का डेप्रिसिएशन लगाए जा रहे थे हर बार। लेकिन WDV मेथड में जो भी क्लोजिंग वैल्यू होगी हम उसके ऊपर अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, जो भी क्लोजिंग वैल्यू होगी उसके ऊपर अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? वेरी नाइस। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, रेट लगाया जाता है, और WDV मेथड में हमेशा रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, अब आओ इसको मैं मिटाता हूं और जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, इफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस। इसके बारे में हम लोगों ने बात की। Since the exact fall in the value cannot be known every year, it is calculated on an estimation basis. ठीक है, अब यहां पर कई सारे लोग ये भी बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि सर अगर फॉल इतनी नहीं हुई तो, इससे ज्यादा कम ज्यादा हुई तो होती है, कम ज्यादा होती ही है, लेकिन एग्जैक्ट फॉल इन द वैल्यू पता कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो इसलिए इसको एस्टिमेट बेसिस पर किया जाता है। ठीक, टू कॉमनली यूज मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। इनके बारे में मैंने आपको बताया। सम कॉमन टर्म्स क्या है? एक तो कॉस्ट, वैल्यू एट विच द एसेट वाज परचेज्ड, एक एस्टिमेटेड लाइफ, नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, इसके बारे में भी हमने बात की, और फिर स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू रिमेनिंग एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ। इन तीनों टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड आप पेपर 1 में पढ़ोगे, जो अकाउंटिंग वाला पेपर है। मैंने फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दे दिया था इसका। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, ऑल्दो मैं आपको समझा चुका हूं, बट स्टिल देखो, you buy a laptop for 50,000 rupees, rate of depreciation is 10% per annum, estimated life is 3 years। 3 साल के बाद की स्क्रैप वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो, पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कैसा आएगा? वो आएगा 50,000 इंटू 0.1, तो 5,000 रुपए पहले साल का डेप्रिसिएशन है। अब सुनना, जो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन होगा उसमें आप क्या करोगे? जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, तभी तो WDV आएगी, और ये जो WDV आई इसके ऊपर आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, और ये आ गया 4,500 रुपीज। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी इसमें से पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, जो बचा इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, जो कि आया 4,500 रुपीज। तीसरे साल में आप ओरिजिनल कॉस्ट में से इस वाले डेप्रिसिएशन को भी माइनस करोगे, इस वाले डेप्रिसिएशन को भी माइनस करोगे,
वो जो WDV आएगी उस पर आप 10% का डेप्रिसिएशन रेट लगाओगे एक साल के लिए, एंड दिस विल बी 4050 रुपीज। टोटल डेप्रिसिएशन 3 सालों का कितना हो जाएगा? 13,550 रुपीज। दिस विल बी द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द 3 years। ठीक है, और जो हमारी स्क्रैप वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50,000 माइनस 13,550 एंड दैट इज 36,450। इतनी बात एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। क्या इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है? 2 बार हो चुका है ये। ठीक है, एक बार तो मैंने खुद से मैंने लिया जहां पर मैंने 18% का रेट बताया, और यहां पर एक और है जो मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूं। एक और एग्जांपल ये आ गया। ठीक है, तो 50,000 रुपीज की आपकी कॉस्ट है, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला, 3 साल के डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद तीसरे साल के एंड में ये हम लोगों के पास स्क्रैप वैल्यू बचती है। डन, इतनी बात क्लियर है? आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से ही हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना, बोर्ड मत देखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम करते क्या थे, हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालते थे और फिर अगले पीरियड में उस इंटरेस्ट को ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड कर देते थे और फिर दूसरे पीरियड का इंटरेस्ट निकालते थे। फिर तीसरे पीरियड में हम इस इंटरेस्ट को भी ऐड कर देते थे ओरिजिनल प्रिंसिपल में और फिर तीसरे पीरियड का इंटरेस्ट निकालते थे। मतलब जैसे यहां पर माइनस होकर इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा रहा है, रेट लगाया जा रहा है, वैसे ही वहां कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड होकर लगाया जा रहा था। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो यहां पर स्लाइड होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोग यही तो कर रहे थे। ये देखो यही कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट में। पहले 1000 रुपए के ऊपर 10% लगाया, उसके बाद 1000 में ये वाला 100 रुपए जोड़ दिया, फिर 10% लगाया, फिर 1000 में ये 100 जोड़ा, ये 110 जोड़ा, 1000 में ये 100 भी जोड़ा, ये 110 भी जोड़ा, फिर इस पे 10% लगाया। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम हर पीरियड का इंटरेस्ट ऐड करते जा रहे थे, उसी तरह से यहां डेप्रिसिएशन में हम हर पीरियड का डेप्रिसिएशन माइनस करते जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है, बस अब यहीं पर बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जिस फिगर से हम लोग स्टार्ट करते थे उसको क्या बोलते थे? प्रिंसिपल बोलते थे। और यहां पर जिस फिगर से स्टार्ट कर रहे हैं वो फिगर क्या है? वो है कॉस्ट। वो है कॉस्ट। 50,000 से वहां पर भी स्टार्ट करते थे, यहां पर भी सॉरी, वहां पर जिस अमाउंट से स्टार्ट करते थे दैट यूज्ड टू बी नोन एज प्रिंसिपल। यहां पर जिस अमाउंट, जिस फिगर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाट? द कॉस्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो यहां की कॉस्ट है वो वहां का प्रिंसिपल था? क्या मैं कह सकता हूं कि जो यहां की कॉस्ट है वो वहां का प्रिंसिपल था? यस। जो यहां का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट था? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था? यस। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर बस एक ही ट्विस्ट है कि वहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आपके प्रिंसिपल को बढ़ाता रहता था, वो आपके प्रिंसिपल को बढ़ाता रहता था। लेकिन यहां पर जो रेट है ये आपके प्रिंसिपल को घटाता रहता है। ठीक है, वहां जो प्रिंसिपल था, वहां जो रेट था वो आपके प्रिंसिपल को बढ़ाता रहता था, यहां जो रेट है ये आपके प्रिंसिपल को घटाता रहता है। और क्योंकि ये यहां पर घटाता रहता है तो मैं यहां पर आई की वैल्यू लिखूंगा -0.10। दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा -0.10। वहां पर हम लोग क्या लिखते थे? वहां पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 10% तो हम लोग आई की वैल्यू लिखते 0.10। यहां हम लोग लिखेंगे -0.10। ठीक है, ओके। जो यहां की एस्टिमेटेड लाइफ है, जो यहां की एस्टिमेटेड लाइफ है वो वहां पर टाइम होता था, वो वहां पर टाइम होता था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो वहां पर टाइम होता था? जो यहां की एस्टिमेटेड लाइफ है वो वहां पर टाइम होता था। ठीक है, और जो यहां की स्क्रैप वैल्यू है, जो यहां की स्क्रैप वैल्यू है वो वहां पर अमाउंट होता था। जो यहां की स्क्रैप वैल्यू है वो वहां का अमाउंट होता था। अमाउंट क्या होता था? फाइनल वैल्यू एट द एंड ऑफ द टाइम। तो यहां पर भी फाइनल वैल्यू यही है एट द एंड ऑफ द टाइम, और ये क्या है? ये है अमाउंट। बस इतना सही है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर अमाउंट
अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट a इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। सिर्फ एक काम का ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये आपकी वैल्यू को गिराता जा रहा है। ठीक है, यहां पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये आपकी वैल्यू को गिराता जा रहा है। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। देखो, hence we can see that this is exactly similar to the process of compound interest with one major difference. Instead of interest being added every year to the principal, here the depreciation is being subtracted from the original cost every year. हर साल आप cost को subtract कर रहे हो। ठीक है, if we create an equivalence of the compound interest terminologies with the depreciation terminologies, we can observe that जो cost of the asset है वो हमारा principal है। जो यहां डेप्रिसिएशन में कॉस्ट है, जिस फिगर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में क्या होता था? प्रिंसिपल होता था। जो यहां पर एस्टिमेटेड लाइफ है वो टाइम है, जो डेप्रिसिएशन रेट है वो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। और जो स्क्रैप वैल्यू है वो अमाउंट है, जो स्क्रैप वैल्यू है वो अमाउंट है। तो जो हम लोगों ने ये किया ना कि यू बाय अ लैपटॉप फॉर 50,000 रुपीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, एस्टिमेटेड लाइफ इज 3 years, स्क्रैप वैल्यू आपको निकालनी है। इसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम लोगों ने अमाउंट वाला फॉर्मूला किया था, उस अमाउंट वाले फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते हो। कैसे? ये देखो, प्रिंसिपल 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन -0.1, टाइम 3 years, अमाउंट आपको निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट करके ये आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखाऊं आप लोगों को? देखो देखो क्या है, 0.10 नेगेटिव में है, तो आप क्या करोगे? 0.10। लेकिन सर हमें तो नेगेटिव में चाहिए, तो आप सब लोगों के कैलकुलेटर्स पर ये देखो प्लस माइनस वाला बटन होगा इस टाइप का। आप सब लोग अपने कैलकुलेटर्स पर देखना, प्लस माइनस वाला बटन होगा। ठीक है, तो 0.10 आप ये प्लस माइनस वाला बटन प्रेस करोगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। देन वी हैव डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू क्या वैल्यू है? 50,000, और ये आपका आंसर आ गया 36,450। दैट्स इट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चंस देखते हैं। To summarize in questions of depreciation, all you have to do is take the rate of depreciation as negative I and rest everything will automatically fall in place. आओ क्वेश्चन देखते हैं। The useful life of a machine is estimated to be 10 years and cost is 10,000. Rate of depreciation is 10%. Scrap value at the end of its life is. तो it's very simple. Cost कितनी है? Cost 10,000 की है। ठीक है, यूजफुल लाइफ 10 years की है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज -0.10। हम लोगों को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। दिस इज 10,000 इंटू 1 प्लस -0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 10 इंटू 1, और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 0.10 नेगेटिव में बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10,000। कितना है ये आ गया 3486.78। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर आ रहा है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो ये जो WDV मेथड होता है इसी को रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहा जाता है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया -0.20। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 1 लाख रुपीज, यानी प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 1 लाख, एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज 30,000। तो ए हो गया 30,000। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी। A इज 30,000 इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 प्लस -0.20 बाई 1 रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी। तो ये आपका आएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 0.8 रेज टू द पावर T। ठीक है, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 0.8 रेज टू द पावर T। तो 0.8 रेज टू द पावर T इज इक्वल टू 0.3।
30,000 divided by 1 lakh will be 0.3. तो 0.8 raised to the power a at t will be 0.3. Now simply try the options. तो पहले ये सिंपल वाला ट्राई कर लेते हैं 5 years. तो देखो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू पावर 2 3 4 5. ये कितना है 0.32768 आया, हमें 0.3 चाहिए. तो ऑप्शन ए 5 years तो आपका आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी तो आंसर नहीं होगा. ऑप्शन ए ट्राई करते हैं 4.5. तो 0.8 रेज़ टू द पावर 4.5, 0.8 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू क्या है 4.5 इंटू 4.5 फिर प्लस 1 फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये भी 0.366 आया, हमें 0.3 चाहिए. तो ऑप्शन बी ट्राई करते हैं. ऑप्शन बी इज 5.4. तो 0.8 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 5.4 फिर प्लस 1 फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये कितना आ गया 0.2996 आ गया, विच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0.3. तो ऑप्शन बी इज योर आंसर. वेरी वेरी सिंपल. ऑप्शन बी इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A machine depreciates at 10% of its value at the beginning of a year. तो हर साल के बिगनिंग में जो भी उसकी वैल्यू होती है उससे 10% में होती है. तो हर साल के बिगनिंग में जो भी वैल्यू होती है उससे 10%, मतलब WDV मेथड है. तो यहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आ गया -0.10. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया -0.10. The cost and scrap value realized at the time of sale being 23,240 and 9,000 respectively. तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 23,240 एंड स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू है 9,000. फॉर हाउ मेनी इयर्स अ मशीन वाज पुट टू यूज, हम लोगों को टाइम निकालना है. तो इट्स वेरी सिंपल. A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. A is 9,000 is equal to 23, sorry, हाँ सही तो है, 23,240 into 1 plus minus 0.10 by 1 raised to the power T into 1. So this will be 9,000 divided by 23,240 is equal to 0.9 raised to the power T. So 0.9 raised to the power T is equal to, what is 9,000 by 23,240? 9,000 by 23,240. This is 0.38726. 0.387. ठीक है. तो 0.9 रेज टू द पावर व्हाट विल बी 0.387. तो देखो यहां पर बड़ा सिंपल है, 7 8 9 10 है. ठीक है, तो यहां तो सिंपल है, कोई अबसर्ड पावर नहीं है. तो 0.9 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7. पावर 7 करने से क्या आ रहा है, पावर 7 करने से 0.478 आ रहा है. पावर 8 पावर 9 ये आ गया, पावर 9 करके 0.387 आ गया. 0.387 चाहिए, 0.387 आ गया. तो पावर 9 करके 0.387 आ गया. ऑप्शन सी इज योर आंसर. सिंपल, ऑप्शन सी इज योर आंसर. ठीक. नेक्स्ट, a machine worth 497.40 is depreciated at 15% on its opening value each year. ठीक है, तो मशीन वर्थ 490 यानी प्रिंसिपल इज 497.40, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज -0.15. ठीक है. When its value would reduce to 2 लाख रुपीस, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए तक रह जाएगी. तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 2 लाख रुपए और हम लोगों को टाइम निकालना है. ठीक है. When its value would reduce to 2 लाख रुपीस, इसकी वैल्यू 2 लाख कितने सालों में रह जाएगी. ठीक है. तो A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. तो ये आया 2 लाख रुपए is equal to 497.40 into 1 plus minus 0.15 by 1 raised to the power T into 1. So this is 2 lakh divided by 497.40 is equal to 0.85 raised to the power T. तो 0.85 raised to the power T is equal to, ये कितना आता है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 497.40 है ये 497.40, ये हो गया 0.4075.
0.4075। नाउ 0.85 रेज टू द पावर टी। अब आप देखो 4 years 6 months, 4 years 7 months, 4 years 5 months, तो मिलता जुलता सा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये 5 years 7 months थोड़ा अलग सा है, तो इसको ट्राई करते हैं एक बार। 5 + 7/12 यही है, 5 + 7/12। तो मैं 0.85 रेज टू द पावर 5 + 7/12 करूंगा। मैं करूंगा 0.85 रेज टू द पावर 5 + 7/12। तो ये तो अब्सर्ड पावर आ गई। अब अब्सर्ड पावर के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका 12 बार स्क्वायर रूट लेना होगा, फिर -1 करना होगा, फिर मुझे 5 + 7/12 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं कैसे करूंगा, तो 7/12 + 5, ये 5 + 7/12 मैंने निकाल लिया, इसको मैं डाल देता हूं मेमोरी में। अब सिंपल है, 0.85 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस करेंगे 1, इंटू करेंगे पावर, प्लस करेंगे 1 और उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया, 0.4035 आ गया। 0.4075 ये रहा, 0.4035 अप्रोक्सीमेटली सेम है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, 0.4035 0.4075 अप्रोक्सीमेटली सेम हो गया ना। मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो डिफरेंस है 0.4035, तो आप देखो 0.4035 माइनस 0.4075 कितने का डिफरेंस है, -0.004 का डिफरेंस है। तो ये तो एकदम ही नेग्लिजिबल डिफरेंस हुआ ना यार। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस हुआ, -0.004 का। तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली सेम आ गया। तो 5 years 7 months इज योर आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A machine worth 497.40 is depreciated at 15% of its opening value each year. तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 497.40। Rate of depreciation is -0.15. When its value would reduce by 90%, इसकी वैल्यू में 90% का गिराव कितने सालों में आ जाएगा, मतलब कितने सालों बाद इसकी वैल्यू सिर्फ 10% रह जाएगी। ठीक है ना, when its value would reduce by 90%, 90% गिराव कितने सालों में आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितने सालों में 10% तक रह जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था when its value would reduce to 2 लाख रुपीस, मतलब अमाउंट ही आपको 2 लाख रुपए दिया हुआ था कि 2 लाख रह गई वैल्यू। यहां पर दिया हुआ है कि कितने सालों में इसकी वैल्यू 90% से गिर जाएगी। 90% विल बी फॉल, तो 10% विल बी द रिमेनिंग वैल्यू। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट विल बी 10% ऑफ 497.40 यानी 49,074। अमाउंट विल बी 10% ऑफ दिस ना, अमाउंट विल बी 10% ऑफ दिस। कितने सालों में होगा यही हम लोगों को निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + I by nOC P रेज टू द पावर T इंटू nOC P। तो दिस इज 497.40 इज इक्वल टू 49,074 इंटू 1 + -0.15 by 1 रेज टू द पावर T इंटू 1। तो दिस इज 497.40 डिवाइडेड बाय 49,074 इज इक्वल टू 0.85 रेज टू द पावर T। तो ये कितना आ जाएगा 10, 497.40 डिवाइडेड बाय 49,074, दिस इज 10। तो 10 इज इक्वल टू 0.85 रेज टू द पावर T। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 0.85 रेज टू द पावर T। आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ये देखो गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ी हो गई। अमाउंट इज दिस, अमाउंट इज 49,074, अमाउंट इज 49,074, प्रिंसिपल इज दिस 497.40, 497.40। अब सही है, 49,074 अपॉन 497.40 is equal to 0.85 raised to the power T। तो 0.85 raised to the power T is equal to 0.10। ये 0.85 raised to the power T is equal to 0.10। ठीक है, अगेन 11 years 6 months, 11 years 7 months, 11 years 8 months मिलते जुलते से लग रहे हैं। तो यू ट्राई फर्स्ट विथ 14 years 2 months। तो 14 years 2 months मतलब 14 + 2/12। इसको सॉल्व करके मेमोरी में डाल दो। 2/12 + 14 मेमोरी में डाला। उसके बाद अब देखो 0.85 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू MRC
प्लस 1 इज इक्वल टू इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया? 0.0999 आ गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर आ गया है। अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप लोग। तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। अ मशीन वर्थ 497.40 is depreciated at 15% of its opening value each year. When would its value reduce to 69,803? और इसका आंसर है 12 साल। ठीक है, मैं इसको कल सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसको आप लोग अपने आप से कर लेना, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व होने वाली हैं चीजें। ठीक, नेक्स्ट, a machine depreciates at 10% of its value at the beginning of the year. The cost and scrap value realized at the time being 23,240 and 13,723 respectively. For how many years was the machine put to use? तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में कर लेना, और इसका आंसर 5 years है। ठीक है, आई विल नॉट बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस टुमारो, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने आज किए हैं, इट्स जस्ट मैंने फिगर्स थोड़ी सी बदल के आप लोगों को दिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, the useful life of a machine is estimated to be 10 years and cost 20,000. Rate of depreciation is 10%. Scrap value at the end of its life is, again ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, बस कल हम लोग मिलेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के साथ। राइट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।